तो अपने पास 51 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग त्वरित रोधक के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन लाइटनिंग अरेस्टर? तो लाइटनिंग अरेस्टर के अंदर अपने मटेरियल जो यूज में लिया जाता है, ये थायराइड मटेरियल रहता है। ये जो लाइटनिंग अरेस्टर की बात करें, ये ऑब्जर्वर होते हैं जो लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर लेते हैं और सीधा अर्थ की ओर ग्राउंड कर देते हैं। तो थायराइड के अंदर क्या होता है, एक स्पार्क गेप रहता है एक निश्चित वैल्यू के साथ, और जो लाइन से लगा रहता है। लाइन और अर्थ के बीच में इसके अंदर नॉर्मल कंडीशन के अंदर हाई इम्पेडेंस रहता है। और ये मटेरियल एक बात करें तो एयर गैप जो रहता है एनटीसीआर के रूप में होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टर। जैसे ही इसके ऊपर जो अपने पास लाइटनिंग आती है, इसके अंदर 3 मेगावोल्ट तक वोल्टेज का मान रह सकता है, विभवांतर की वैल्यू रह सकती है। और एंटीसर मटेरियल रहता है, जैसे ही इसके ऊपर लाइटनिंग आती है तो लाइटनिंग के कारण इस जो बीच में स्पार्क गैप रहता है, इसके लिए अवरोध की जो वैल्यू होती है वो लाइटनिंग के लिए काफी कम होती है, लेकिन नॉर्मल जो लाइन की वोल्टेज होती है उसके लिए काफी ज्यादा इंपीडेंस रहता है। जैसे ही पड़ेगा तो इसके अंदर जैसे ही वोल्टेज डबल हो जाती है तो करंट कंडक्शन की वैल्यू 12.44 तक एम्पेयर्स तक यानी कि गुणा हो जाती है, मल्टीप्लाई में चली जाती है। ओके, थायराइड लाइटनिंग रेस्टर क्वेश्चन नंबर करते हैं 52। निम्नलिखित चित्र क्या दर्शाता है? व्हाट डज इज द फ्लोइंग डायग्राम रिप्रेजेंटेड? तो ये क्या बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है या एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है या मोनोस्टेबल है या सिमेट्रिक रिंग है? तो अपने मल्टी जो बाई स्टेबल रहता है इसे फ्लिप फ्लॉप फ्लॉप या बाइनरी सर्किट के नाम से जानते हैं। बाइनरी सर्किट के नाम से जानते हैं जो अपने पास बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर रहता है। एस्टेबल रहता है, इसके अंदर ये जो बाई स्टेबल रहता है इसके अंदर दो रहती है अपने पास स्टेट, और दोनों के अंदर ही कंडक्शन रीजन में रहता है। और एस्टेबल के अंदर एक साइकिल के अंदर ये पहले साइकिल के अंदर ये कार्य करता है और उसके बाद में अनिश्चित तरीके से दोनों जो इसके अंदर स्टेट होती है एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के अंदर, दोनों ही ये अपनी जो कंडीशन रहते हैं अस्थायी कंडीशन में रहता है। इसीलिए ये जो अपने पास बाई स्टेबल है, एस्टेबल है और मोनोस्टेबल है, तीनों अपने पास जो रहते हैं ये रहते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। निम्नलिखित चित्र क्या दर्शाता है? व्हाट डज द फ्लोइंग डायग्राम रिप्रेजेंटेड? तो इसके अंदर ये क्या बाइस्टेबल को दर्शा रहा है या एस्टेबल को या मोनोस्टेबल या सिमेट्रिक रिंग है? तो ये जो अपने पास है ये है सिमेट्रिक रिंग। बाइस्टेबल रहता है इसे फ्लिप फ्लॉप या बाइनरी सर्किट के नाम से जानते हैं। ओके, एस्टेबल जो रहता है इसे फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर रहता है, और मोनोस्टेबल जो रहता है इसे यूनि वाइब्रेटर के नाम से जानते हैं, यूनि वाइब्रेटर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो दो स्टेट रहती है दोनों के अंदर एक अस्थायी कंडीशन में रहता है। मोनोस्टेबल के अंदर एक में स्थायी और दूसरे में अस्थायी कंडीशन रहता है, और इसमें दोनों स्थायी कंडीशन में रहता है। और ये जो अपने पास डायग्राम है ये सिमेट्रिक रिंग सर्किट को शो कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। डिमांड फैक्टर अपने पास क्या रहता है? मैक्सिमम अपॉन में कनेक्टेड अपॉन में मैक्सिमम लोड रहता है, ये अपने पास रहता है डिमांड फैक्टर। एवरेज अपॉन में मैक्सिमम ये लोड फैक्टर रहता है। मैक्सिमम अपॉन में कनेक्टेड तो दोनों ये अच्छा। ये जो क्वेश्चन फोर्थ नंबर ऑप्शन है इसके अंदर मैक्सिमम अपॉन में डिमांड जो रहता है इसे अपॉन में कनेक्टेड इसे कहते हैं डिमांड फैक्टर के नाम से। मैक्सिमम लोड होता है जो अधिकतम लोड की अपने जो विभाग से कनेक्शन लेते हैं उस टाइम उसकी डिमांड करते हैं। कनेक्टेड लोड वो लोड रहता है जो अपने वायरिंग करते समय अपने 100 वाट का जैसे सॉकेट लगा दिया या 1000 वाट का पावर सॉकेट लगा दिया, तो उसके अंदर जिस टाइम लोड को कैलकुलेट कर रहे हैं कनेक्टेड लोड के अंदर जो अपने कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अंदर 1000 वाट का लोड लगा हो सॉकेट के अंदर या ना लगा हो, उसे 1000 वाट के रूप में ही काउंटिंग करते हैं लोड डिमांड फैक्टर के अंदर लोड फैक्टर रहता है। और जो अपने पास रहता है डाइवर्टिसिटी फैक्टर डाइवर्टिसिटी फैक्टर जो रहता है व्यक्तिगत मांगों का योग अपॉन में इंडिविजुअल सम, व्यक्तिगत मांगों का योग
अपॉन ए मैक्सिमम लोड। ओके, इसके द्वारा अपने डाइवर्टिसिटी फैक्टर को क्या कर सकते हैं। डाइवर्टिसिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, जो अपने पास प्रति यूनिट जो लागत मूल्य रहता है उसका मूल्य कम रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर रहेगा अपने पास डिमांड जो फैक्टर रहता है अधिकतम अपॉन में कनेक्टेड लोड रहता है। एवरेज अपॉन मैक्सिमम की बात करें तो ये अपने पास रहता है लोड फैक्टर। ओके, लोड फैक्टर एक इसमें देख लेते हैं। लोड फैक्टर और डाइवर्टिसिटी फैक्टर दोनों अगर अधिकतम होंगे, अपने पास प्रति यूनिट लागत मूल्य का मान कम होता है। डाइवर्टिसिटी फैक्टर में बता दिए, लोड फैक्टर भी दोनों इसके अंदर रहते हैं। लोड फैक्टर डाइवर्टिसिटी फैक्टर दोनों की वैल्यू हाई, तो अपने पास प्रति यूनिट जो प्लांट जो एनर्जी जनरेट कर रहा है उसके लिए लागत मूल्य कम हो जाएगा प्रति यूनिट का। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, ट्रांसफार्मर पर नो लोड टेस्ट निर्धारण करने के लिए किया जाता है। नो लोड टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कैरिंग आउट द डिटरमाइंस। जो अपने नो लोड टेस्टिंग करते हैं, पहले तो इसका डायग्राम देखते हैं, पूरा काउंट करते हैं। ये अपने पास अमीटर है, ये अपने पास वाट मीटर है, एम एल सी वी टर्मिनल्स, ये करंट कॉइल और ये प्रेशर कॉइल रहती है। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, और यहाँ पर अपने ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिए, और यहाँ से ये सप्लाई मिलेगी, ये आउटपुट, ये अपने पास इनपुट वोल्टेज को शो करता है, और ये कनेक्शन हो जाएगा यहाँ पर प्रेशर कॉइल का। ओके, ये अपने कोर को शो कर रहे हैं, और ये अपने पास जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स रहती है उसको ओपन कंडीशन में रखते हैं। तो अपने पास जो नो लोड टेस्टिंग होती है, नो लोड टेस्टिंग इसे रेटेड वोल्टेज पर करते हैं। रेटेड वोल्टेज पर ही क्यों किया जाता है, इसका रीजन ये रहता है कि जो अपने रेटेड वोल्टेज पर करते हैं और लो वोल्टेज साइड करते हैं। लो वोल्टेज साइड्स, लो वोल्टेज साइड करने का रीजन ये है कि लो वोल्टेज की वैल्यू केवी रेटिंग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की सेम रहती है। अगर वोल्टेज की वैल्यू तो करंट अपने पास हाई रहता है, करंट हाई होगा तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन करंट की बात करें या जो नो लोड लॉस करंट रहता है वो काफी कम होता है। तो उसके 2 से 5% जो करंट अपनी वैल्यू रहती है उसे मेजरमेंट करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि मीटर का हाई वोल्टेज साइड करेंगे तो करंट की वैल्यू कम, और उसका भी 2 से 5% मेजरमेंट करना काफी कठिन होता है। सर अपने मीटर्स की बात करें तो इनका फुल स्केल डिफ्लेक्शन एक्यूरेसी हाई रहती है, जबकि लो स्केल की बजाय। ओके, तो इसका अपने एक ये वेक्टर बना देते हैं। ये अपने पास टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, ये जो मैग्नेटाइजेशन करंट है आई म्यू, ये करंट रहता है कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए। आई म्यू कोर मैग्नेटाइजेशन करने के लिए रहता है, और ये रहता है नो लोड लॉसेस आई डब्ल्यू। आई डब्ल्यू कोर लॉस का कंपोनेंट आता है। आई डब्ल्यू के कारण जो वाइंडिंग में रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस होता है वो लॉस अपने पास रहता है आई डब्ल्यू, और कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए आई म्यू रहता है अपने पास। ओके, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है प्राइमरी और सेकेंडरी, ये सेम डायरेक्शन में रहता है, E1 E2। और जो टर्मिनल वोल्टेज से इंड्यूस्ड ईएमएफ से प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी, सेम लाइन में रहता है, लेकिन आउट ऑफ 180 डिग्री रहता है। कितना होता है? आउट ऑफ 180 डिग्री। आई म्यू की बात करते हैं तो वी टी से 90 डिग्री लैग करता है। आई डब्ल्यू की बात करें तो टर्मिनल वोल्टेज के इन फेज में रहेगा। ओके, और जो अपने पास रहता है E1, ये टर्मिनल वोल्टेज से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहता है, और E2 भी यही कंडीशन है, टर्मिनल वोल्टेज से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहता है। ओके, और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ की पूछे तो सेम लाइंस के अंदर रहता है और 0 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा। ओके, इसके अंदर नो लोड लॉसेस का आपने जो इंटरनल डायग्राम बनाए, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और ये रिएक्टेंस R1
डैश और आर एक्स टू एक्स वन डैश। ओके, ये ट्रांसफर्ड है। इक्विवेलेंट सर्किट्स की बात करें तो ये रेजिस्टेंस आर नोट को शो करेगा, ये अपने पास रिएक्टेंस को शो करेगा, ये एक्स नोट। आपने देखें जो एक्स नोट रहता है इसकी वैल्यू एक्स वन से वेरी हाई रहती है, इसीलिए ये जो नो लोड लॉसेस रहता है ये लोड के पैरेलल्स में रहता है, सप्लाई के पैरेलल्स में रहता है, इसीलिए ये लोड ट्रांसफार्मर पर हो या ना हो दोनों कंडीशन के अंदर सप्लाई लेते रहता है। ओके, और ये लोड इंपेडेंस काफी हाई होने पर कम मान की पावर लेता है। ये अपने पास रहा, यहां से करंट आ रहा है I1 और यहां जा रहा है I1 और यहाँ पर आई नोड करंट आएगा। आई नोड करंट रहता है नो लोड लॉसेस जिसके अंदर कोर लॉस कंपोनेंट्स रहते हैं, फ्रैक्शन लॉसेस के अंदर अपने को देखने को नहीं मिलता। और इस वाइन यहाँ पर जो रजिस्टर सर्किट के अंदर जो करंट आ रहा है इसे अपने शो करते हैं आई डब्ल्यू के द्वारा, और इसके अंदर जो करंट आएगा इसे आई म्यू के द्वारा। ये रेजिस्टिविटी के कारण, रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस है उसको कॉम्पनसेशन करता है ये करंट, और आई म्यू जो है वो रिएक्टेंस के कारण या मैग्नेटाइजेशन जो करंट रहता है उसको कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए रहता है। ओके, आप इसका हाथों हाथ लिखते रहना जो आपको नहीं आ रहा है। ओके, इसके अंदर देखते हैं जो अपने पास आई नोट रहता है इसका आपने वेक्टर बनाए, ये रहता है वी आर वोल्टेज या वी वन वोल्टेज है, वी वन वोल्टेज, और ये आई डब्ल्यू रहता है जो कोर के आपको फेज में बताया, और ये 90 डिग्री है अपने पास। एक मिनट इसको दोबारा बनाते हैं या थोड़ा। ओके, ये रहता है करंट आई म्यू, ये वी वन वोल्टेज, और यहाँ पर आई म्यू रहता है आई डब्ल्यू जो इनफेज में रहेगा, और ये करंट रहता है आई नोट। ओके, जो अपने यहाँ पर शो करना था दोनों वाइंडिंग के करंट के कारण जो रहता है आई डब्ल्यू और आई म्यू के कारण, यहाँ पर हुआ इन दोनों का जो अपने एक समान खींचे इसके अंदर, ये करंट रहता है आई नोट, दोनों का अपने वेक्टर सम निकालें तो और ये करंट रह गया अपने पास आई नोट। तो आई नोट अपने पास करंट है, लाल बटा का आपने क्वेश्चन देखा होगा साइन क्वेश्चन वही बोला। तो आई नोट रहता है आई नोट स्क्वायर्स, स्क्वायर्स इज इक्वल टू आई डब्ल्यू स्क्वायर्स प्लस आई म्यू स्क्वायर्स। ओके, और अपने आई नोट का स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा, आई नोट इज इक्वल टू आई डब्ल्यू स्क्वायर्स प्लस आई म्यू स्क्वायर्स, और इधर से स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लगा दिया, इसीलिए अपने पास आई नोट निकल गया। आई डब्ल्यू ज्ञात करने के लिए अपने आई नोट स्क्वायर्स माइनस आई म्यू स्क्वायर्स रहेगा अंडर रूट में, और इसी प्रकार आई म्यू ज्ञात करने के लिए अपने पास रहता है आई नोट स्क्वायर्स माइनस आई डब्ल्यू स्क्वायर्स। ओके, और इसके अंदर ज्ञात करने के लिए अपने आई डब्ल्यू ज्ञात करने के लिए आई जीरो कोस फाई रहता है क्योंकि वोल्टेज के इनफेज में दिखाया, और आई म्यू जो रहता है 90 डिग्री रहता है। आइडियल कंडीशन में अपने मान रहे हैं आई नोट्स गुणा साइन फाई। ओके, और साइन फाई अपने पास कोस फाई है, साइन फाई की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अपने को साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे साइन का तो इज इक्वल्स टू रहेगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरह से अपने पास साइन की वैल्यू ज्ञात होगी। अभी अपने पास जो आर नोट अपने निकाला था इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए वोल्टेज अपॉन में आई डब्ल्यू रहेगा, जो रेजिस्टेंस के कारण जो कोर के जो लॉस को कंपनसेशन कर रहा था सप्लाई से, और अपने पास आई म्यू ज्ञात कर एक्स नोट रिएक्टेंस जो आपको बताया था काफी जिसकी वैल्यू कम रहती है, एक्स नोट, एक्स नोट जो रहता है एक्स वन से काफी हाई रहता है। ओके, इसीलिए कम पावर लेता है, वी अपॉन में आई म्यू रहता है। ओके,
पूरे एलिमेंट्स अपने इसके अंदर जो जो अपने पास टर्म्स थी पूरी अपने टर्म्स लिख ली है। अभी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपने पास जो ट्रांसफार्मर में नो लोड लॉसेजेस रहते हैं इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन करंट एंड लॉसेजेस ज्ञात किए थे। लॉसेजेस कौन से, नो लोडों के ऊपर जो लॉस रहते हैं ये आपने कहे मैग्नेटाइजेशन करंट एंड लॉस। लॉस कौन से, नो लोड लॉस, नो लोड लॉसेजेस। इसको करते हैं रेटेड वोल्टेज पर, रेटेड वोल्टेज पर टेस्टिंग करते हैं और वो भी लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड का बता दिया कि आपको वोल्टेज कम होगी, केवी रेटिंग सेम रहता है ट्रांसफार्मर में। वोल्टेज कम तो करंट की वैल्यू हाई रहेगी, करंट की वैल्यू हाई तो उसका 2 से 5% एक्स जो नोड रहता है इसकी इम्पीडेंस की बात करें अपने नोड लॉस तो काफी हाई रहता है और लोड के सप्लाई के पैरेलल्स में होने के कारण सप्लाई कंटिन्यूस लेगा, जिसके कारण ट्रांसफार्मर लोड पर हो या ना हो, जब तक अपने V बाई एफ कांस्टेंट कंडीशन में होगा तब तक ये जो नो लोड लॉस है ये चेंज नहीं होगा। जब भी चेंज होगा तो इसके अंदर अपने ज्ञात करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस की बात करते हैं। हिस्टैरिसीस लॉ तो होता है जो एसी का साइकिल रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रहता है। कोरोसिव फोर्स लगाने के कारण इसकी प्रति साइकिल के अंदर कंजप्शन एनर्जी रहती है। स्टीनवेस स्थिरांक मैक्सिमम फ्लक्स की पावर 1.6 फ्रीक्वेंसी और पटल वाट के अंदर आएगा। और एडी करंट की बात करें स्टीनवेस स्थिरांक मैक्सिमम फ्लक्स की स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर पटल स्क्वायर और वॉल्यूम वाट के अंदर अपने को आंसर मिलेगा। ओके, जब V बाई एफ अपने पास कांस्टेंट नहीं होगा, 1 सेकेंड, जब V बाई एफ कांस्टेंट होगा तो हिस्टैरिसीस से जो लॉस रहेंगे ये फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होंगे और जब एडी करंट की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती रहेंगे। ओके, फ्रीक्वेंसी की पावर 1 कर दिया यहाँ पर। और V बाई एफ नॉन कांस्टेंट होगा, नॉट कांस्टेंट, तो उस कंडीशन में हिस्टैरिसीस जो लॉस रहेंगे ये वोल्टेज की पावर 1.6 अपॉन में फ्रीक्वेंसी की पावर 0.6 रहेगा। पावर है ये 0.6, ओके लिख लेना जिस हिसाब से बोल रहा हूँ। और एडी करंट की बात करें तो ये वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होते हैं। जब ट्रांसफार्मर के अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम या ज्यादा दे दे और V बाई एफ वेरिएबल है और वोल्टेज कांस्टेंट है, उस कंडीशन में एडी करंट तो चेंज नहीं हो रहा अपने पास, वोल्टेज की स्क्वायर पहले भी सेम थी और अभी सेम, लेकिन हिस्टैरिसीस लॉस फ्रीक्वेंसी कम होने पर बढ़ेगा और अधिक होने पर कम होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आपको मिल गया होगा 54 का आंसर नंबर रहेगा डी। 1 सेकंड, एक एलसी सर्किट दोलन उत्पन्न नहीं कर सकता जब एन एलसी सर्किट कैन नॉट प्रोड्यूस ऑसिलेशन व्हेन, दोलन उत्पन्न नहीं कर सकता जब तक क्या हो अपने पास रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ये वेरी लार्ज रहेगी, उस कंडीशन के अंदर दोलन उत्पन्न नहीं करता है। वैसे भी अपने पास जो ऑसिलेटर रहता है ये वेरिएबल सिग्नल फ्लक्चुएटिंग सिग्नल पैदा करने के लिए अपने यूज में लेते हैं। ऑसिलेटर दो प्रकार के रहते हैं, ज्यावक्रीय और नॉन ज्यावक्रीय, जिसको अपने नॉन ज्यावक्रीय यानी कि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के अंदर अपने बनाने के लिए अपने ये यूजेटी खास करके यूज में लेते हैं। ये टाइमर देते हैं 555 ओके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56, भार कर्व के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो ये एनर्जी खपत दर्शाता है। जिस तरह से आपने ये बनाया, ये पावर मेगावाट के अंदर है, ये टाइम से यहाँ पर 1 आवर्स हो गया, यहाँ पर 2 आवर्स है और यहाँ पर 3 आवर्स है और यहाँ पर 4 आवर्स है। ओके, यहाँ पर जैसे 10 मेगावाट माना, 20 मेगावाट, 30 मेगावाट, 40 मेगावाट, यहाँ पर ऐसे फिर 20 मेगावाट चला गया, फिर ये 30 मेगावाट। तो ये अपने टाइम गुना शक्ति की बात करें तो ये अपने पास मेगावाट में पावर है और ये समय है, तो ये एनर्जी कंजप्शन शो कर रहा है। ओके, समझ रहे होंगे आप। सर एसी सर्किट की औसत शक्ति जे एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट, तो अपने जो डीसी सर्किट रहता है इसके लिए कोस फाई की जो वैल्यू रहती है ये हमेशा यूनिटी होती है।
नो चेंज रहता है, किसी प्रकार से वेरिएशन नहीं करता, इसीलिए अपने पावर के लिए वोल्टेज गुणा धारा फॉर्म्स यूज में लेते हैं टर्म्स। एसी के लिए बात करें तो इसके अंदर कोस फाई की जो वैल्यू रहती है, इंडक्टर के लिए बात करें धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करेगी, जबकि कैपेसिटेंस के लिए धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगी। ओके, तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा तो पावर फैक्टर की वैल्यू जीरो, तो पावर कंजप्शन जीरो। औसत, जबकि वेरिएबल कभी जीरो नहीं हो सकती है, जो इंस्टेंटेनियस पावर रहती है ये चेंज जीरो नहीं होती, हमेशा वेरिएबल मानते हैं इसको, एल हो चाहे हो सी अपने पास। ओके, तो सी के अंदर बात करें तो cos फाई की वैल्यू ये फेज एंगल 90 डिग्री, तो cos फाई की वैल्यू जीरो, जीरो के अंदर अपने को पावर है जीरो। तो इसके अंदर ये जो दोनों हैं इनके अंदर एवरेज पावर की बात करें तो ये रहती है जीरो जीरो, जबकि इंस्टैंटेनियस पावर की बात करें तो वो रहती है वेरिएबल, वेरिएबल रहती है। ओके, तो अभी अपने पास पावर रहेगी वोल्टेज गुणा धारा गुणा cos फाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, यदि डिनमो की घूमने की गति को दुगुना कर दिया जाए तो प्रेरित ईएमएफ होगा। तो जो अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, बैक ईएमएफ इज इक्वल टू 5ZNP अपन में 60 गुणा ए। ये रहता है अपने पास फ्लक्स पर पोल, हमेशा याद रखना फ्लक्स हमेशा पर पोल में रहते हैं। जेड रहते हैं नंबर्स ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर रहता है स्लोट के अंदर चालक की एक्टिव लेंथ, मटेरियल्स की एक्टिव लेंथ, और दो कंडक्टर को जोड़कर अपने एक टर्म्स बनाते हैं, और एक टर्म्स के अंदर एक ओवरहैंग को यूज में लिया जाता है जो कंडक्टर की नॉन एक्टिव लेंथ कहलाती है। ओके, एन अपने पास रहता है स्पीड रहती है, जैसे यहाँ पर स्पीड डबल कर दी तो यहाँ पर बेक यहाँ डबल हो जाएगा, और पी रहता है नंबर्स ऑफ पोल, और ए रहता है नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ। ओके, लेप वाइंडिंग के अंदर पैरेलल पाथ की बात करें तो अपने पास पोल इज इक्वल टू पैरेलल जो पाथ रहते हैं पी गुणा प्लेक्स के इक्वल्स नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ रहते हैं। ये ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है क्योंकि पोल गुणा प्लेक्स जो रहता है अपने पास रहता है, पोल गुणा प्लेक्स रहता है नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ, इसीलिए ये लिखा है। कहीं आप प्लेक्स निकालकर नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ निकालकर वापस इनसे कहीं मल्टीप्लाई कर दो, और ये है अपने पास लेप वाइंडिंग के लिए। वेव वाइंडिंग के लिए अपने बात करें तो पोलों की संख्या इक्वल टू रहती है दो गुणा प्लेक्स, प्लेक्स सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स क्वार्टर प्लेक्स रहता है, पीछे आपको बता ही दिया प्रोग्रेसिव रिट्रोग्रेसिव के बारे में। तो अभी अपने पास ये क्वेश्चन में बताई गया है फॉर्मूला, गति डबल तो बेक यहाँ डबल, दो गुना हो जाएगा। 59 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो मॉडरेटर के रूप में अपने पास भारी जल रहता है, ग्रेफाइट होता है, और बेरिलियम की छड़ें रहती है। लिखें इसके अंदर मॉडरेटर के रूप में तो हैवी वाटर को ज्यादातर यूज में लिए, इसीलिए हैवी वाटर लगाए, हैवी वाटर, ग्रेफाइट, बेरिलियम रोड्स। ओके, ये जो मॉडरेटर रहता है ये जब एनर्जी प्लांट में एनर्जी का जनरेशन होता है 1 सेकंड, जिस टाइम प्लांट के अंदर एनर्जी का जनरेशन रहता है तो न्यूट्रॉनों की गति को स्लो डाउन करने के लिए अपने पास मॉडरेटर रहता है, और उनकी न्यूट्रॉनों को जो ऑब्जर्व करता है वो अपने पास रहता है कंट्रोलिंग रोड। कंट्रोलिंग रोड की बात करें, कंट्रोलिंग रोड के अंदर अपने देखें तो बोरोन और कैडमियम और हाफनियम नेम्स की रोड्स रहती है। मॉडरेटर गति को स्लो डाउन करता है और कंट्रोलिंग रोड उनको न्यूट्रॉनों की गति को स्लो डाउन करता है, और कंट्रोलिंग रोड उन न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर लेती है सामान्य से ज्यादा होने पर। ओके, इसके अंदर अपने पास जो मटेरियल्स की बात करें
तो मटेरियल के अंदर रहता है अपने पास फ्यूल की बात करें तो 1 सेकेंड। फ्यूल्स के अंदर रहता है 92 यूरेनियम 235, 94 प्लूटोनियम 239 और 91 थोरियम 233। ओके, ये अपने पास फ्यूल्स रहते हैं। और जो कूलिंग के लिए अगर बात करें तो कूलिंग के लिए सोडियम हो गया, CO2 हो गया, इन गैसेस को यूज में लिया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 का और 59 का हो जाएगा भारी जल हेवी वाटर्स। क्वेश्चन नंबर 60 आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। घूर्णन स्टेटर फ्लक्स और रोटर ध्रुवों के बीच का कोण जो रहता है अपने पास, ये टॉर्क एंगल कहलाता है। ओके ओके दोस्तों, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना। 2015 का जेई इलेक्ट्रिकल लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अंदर का क्वेश्चन पेपर है ये। इलेक्ट्रिकल जेई का तो काफी डाउनलोड क्वेश्चन आते थे पहले के टाइम में। एडवांस जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनका भी सोल्यूशन करेंगे। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी ये नॉर्मल है तो अपने इसको 2-3 लेक्चर के अंदर सटा देंगे पूरे पेपर को, उसके बाद चलेंगे 2018-19 के क्वेश्चन पेपर्स पर। ओके, तो टेक केयर। वीडियोज को साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल।